नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास मुलाकात में आपका स्वागत है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, फिल्म आशिकी का ये गाना बहुत प्रसिद्ध है। और क्या अमर सिंह और मुलायम सिंह की जिंदगी में भी ये कुछ हो रहा है? क्या हो रहा है अमर सिंह जी? आगे की लाइन भी बता देता हूं, तुमसे प्यार हमें है। फिल्म आशिकी का ये गाना बहुत प्रसिद्ध है। और क्या अमर सिंह और मुलायम सिंह की जिंदगी में भी ये कुछ हो रहा है? क्या हो रहा है अमर सिंह जी? आगे की लाइन भी बता देता हूं, तुमसे प्यार हमें है इतना जाने जाना। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। एक तो मेरा और मुलायम सिंह जी का कोई व्यक्तिगत झगड़ा ही नहीं है, और ये मैं कल भी कहता था, आज भी कह रहा हूं और मरते दम तक कहूंगा कि मुलायम सिंह जी ने बहुतों को मंच दिया, मुझे भी मंच दिया, और मंच के साथ साथ अपना पूरा विश्वास दिया। जितने दिन तक मेरा उनका साथ रहा, इस आपसी सौहार्द और विश्वास में कोई कमी नहीं रही। इसके लिए मैं उनका ऋणी था, हूं और रहूंगा। लेकिन जिस तरह दूध की मक्खी की तरह मुझे निकाल के बाहर फेंका गया, जिस तरह मेरे ऊपर दोषारोपण हुआ, उससे मेरे मन में बड़ी पीड़ा है और बड़ा कष्ट है। और उस पीड़ा और कष्ट को भूल पाना मेरे लिए सहज नहीं होगा। मुलायम सिंह जी अगर उस पुराने अमर सिंह को तलाश रहे हैं, तो टूटे तन और टूटे मन के साथ सिर्फ कई लोगों के लिए राज्यसभा के एक और सत्र का अभिलाषी बनकर समाजवादी पार्टी में या मुलायम सिंह जी के पास जाना, उनको ठगना होगा। और मैं कुछ भी हूं, ठग नहीं। तो आप समाजवादी पार्टी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं? इस समय तक मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। आगे हो सकता है? मुश्किल दिखता है। मुश्किल दिखता है इसलिए नहीं कि समाजवादी पार्टी अच्छी है या बुरी है, इसलिए कि 5 वर्ष बहुत लंबा समय होता है। मुझे समाजवादी पार्टी के बिना और समाजवादी पार्टी को अमर सिंह के बिना जीने की और रहने की आदत सी पड़ गई है। अब समाजवादी पार्टी में नए नए सत्ता के केंद्र, उनकी उत्पत्ति हो गई है। वो अच्छे हैं, बुरे हैं, कामयाब हैं, नाकामयाब हैं, वो एक विवाद का प्रश्न हो सकता है। लेकिन राजनीतिक शून्यता और रिक्तता की स्थिति नहीं है। सत्ता के नए केंद्र मेरे व्यक्तित्व को किस प्रकार लेंगे, इन केंद्रों से मेरा सामंजस्य कैसे होगा, यह सब एक प्रासंगिक प्रश्न है। और दूसरी बात, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में पीढ़ी के नेतृत्व का परिवर्तन हुआ है, अटल जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी की पीढ़ी गई है, नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली और अमित शाह की पीढ़ी आई है, उसी तरह से समाजवादी पार्टी में अब अखिलेश की, अभिषेक मिश्रा की पीढ़ी का प्रादुर्भाव हुआ है। और संसद में भले ही उनके एक बयान से पूरे देश में नरेंद्र मोदी को बहुत लाभ हुआ, लोग मणिशंकर अय्यर जी को वो आरोपित करते हैं, लेकिन सबसे पहले मोदी को एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री क्या बनेगा, इस तरह का बयान भाई नरेश अग्रवाल जी ने दिया था। अब दिल्ली में समाजवादी पार्टी का चेहरा नरेश अग्रवाल जी है, अमर सिंह नहीं है। तो निश्चित रूप से जो एक समाजवादी पार्टी में अच्छाई के लिए या बुराई के लिए जो एक रूपरेखा हमारी अनुपस्थिति में बनी है, वो हमारे आने पर सशंकित होगी। और मैंने स्पष्ट किया है कि चाह मिटी, चिंता घटी, मनवा बेपरवाह, मुझको किसी से कुछ नहीं चाहिए, इसलिए मैं हूं शहंशाह। जब आपको समाजवादी पार्टी से निकाला गया था, तब आप पर यह आरोप लगा था कि आप पूंजीपतियों को पार्टी में लेकर आए, आप अंबानी को लेकर आए, आप जया बच्चन को लेकर आए। लेकिन उससे पहले ही पार्टी में कई सारे स्टार्स थे, मसलन राज बब्बर थे,
ऐसे कई सारे लोग थे, मसलन संजय डालमिया थे जिनको पार्टी ने कोषाध्यक्ष बनाया था। आप इस क्रिटिसिज्म को कैसे लेते हैं? क्या वो आपको पार्टी से निकालने का एक बहाना था? मैं तो यही कहूंगा क्योंकि राज बब्बर जी बड़े स्टार थे और वो भी सिनेमा वाले थे, और संजय डालमिया जी आज की परिस्थिति में उनकी पूंजी कुछ कम हुई है, लेकिन उस समय उनके पिता विष्णुहरि डालमिया विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष भी थे और पिता पुत्र एक मकान में रहते थे, ऊपर नीचे, यही 30 जनवरी मार्ग पर। और संजय डालमिया जी दल के कोषाध्यक्ष भी थे और सांसद भी थे। राज बब्बर जी भी सांसद थे और यह लोग समाजवादी पार्टी में मेरे सांसद बनने से पहले सांसद बने थे। और अगर सिनेमा वालों से ही परहेज रहा तो जया बच्चन जी तो अब भी है उनकी बड़ी नेता, बल्कि फतेहपुर सीकरी में पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने अगर किसी के विरुद्ध प्रचार किया, सक्रिय रही, तो हमारे विरुद्ध जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो प्रचार करने आई थी, तो स्टार प्रचारक भी है। इससे लगता है कि आरोप लगाने के लिए आरोप था। और मैं तो भी कहता हूं कि जो काम आज नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं कि लंका और बांग्लादेश और नेपाल के नेताओं को बुला रहे हैं अपने शपथ ग्रहण समारोह में, मैंने बिल क्लिंटन को बुलाया था एक सामान्य भोज में। जो काम नरेंद्र मोदी जी अब कर रहे हैं कि वाइब्रेंट गुजरात साल में एक बार करते हैं, उत्तर प्रदेश विकास परिषद के माध्यम से हर महीने मैं करता था और उन सभी चेहरों को बुलाता था उत्तर प्रदेश में। गुड गवर्नेंस और डिलीवरी और राजनीति की जो यह परिभाषा आज नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है, वह मैंने मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में, उनके मुख्यमंत्रित्व काल में ये सब मैं कर चुका हूं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को देश ने इसके लिए पुरस्कृत करके प्रधानमंत्री बनाया और मुझे उत्तर प्रदेश विकास परिषद के मंच पर देश के प्रबुद्ध उद्योगपतियों को बुलाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हमने दशकों पूर्व अमिताभ बच्चन को उत्तर प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर भी बनवाया, 7-7 8-8 सभाएं भी करवाई और उत्तर प्रदेश में दम टूकी जुर्म है यहाँ कम के नारे भी लगवाए। हर वो काम जो नरेंद्र भाई कर रहे हैं वह मुलायम सिंह के लिए मैं उन्हीं पात्रों से करवा चुका हूं। इसीलिए तो कह रहा हूं कि आपको आपकी पार्टी में बेहद जरूरत है इस वक्त जी। इसीलिए तो कह रहा हूं कि आपकी समाजवादी पार्टी में बेहद जरूरत है इस वक्त, क्योंकि उनका पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। अब ये आकलन पत्रकार के नाते आपका हो सकता है, ये आकलन और लोगों का हो सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि समाजवादी पार्टी में मेरी कोई जरूरत है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कभी भी, भाई रामगोपाल यादव जी का बयान आया कि मैंने समाजवादी पार्टी की संस्कृति को उद्योगपतियों और सिनेमा वालों से जोड़ करके खत्म कर दिया है। और इसके बाद भी सफाई महोत्सव होते रहे, जब मैं नहीं था तब भी सलमान खान और मिल्का शेरावत और माधुरी दीक्षित आती रही। तो मैं आज भी अंधेरे में हूं, तलाश रहा हूं कि अगर वो संस्कृति गलत थी तो वो तो अब भी चल रही है। अगर बच्चन परिवार को मैं लेकर के आया था तो अब उस दोष से मैं मुक्त हूं। अब तो जया बच्चन समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी नेता है। अमर सिंह जी, आप जनेश्वर मिश्र के समारोह में गए थे। आइडियोलॉजिकली आप और जनेश्वर मिश्र जी विरोधी थे। क्या सिर्फ मुलायम सिंह के नजदीक दिखने के लिए, उनके बगल की कुर्सी पर बैठने के लिए या उनसे 4 बगल की कुर्सी छोड़ने के लिए आपने उस मंच का राजनीतिक इस्तेमाल किया? यह आप पर एक राजनीतिक आरोप है। आपको जानकर के सुखद आश्चर्य होगा कि जनेश्वर जी और चंद्रशेखर जी के में भी आपस में नहीं बनती थी। दोनों एक दूसरे के वैचारिक विरोधी रहे, लेकिन दोनों में एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम और स्नेह और आदर भी रहा। वैचारिक मतभेद को व्यक्तिगत दुश्मनी में, गैंगवार में बदलने की परिपाटी आज के राजनेताओं में है। जनेश्वर जी हमारे ईमानदार विरोधी थे, लेकिन जब जनेश्वर जी बीमार पड़े थे भोपाल के सम्मेलन में, तो अपने जहाज से मैंने उनको अपोलो में भर्ती करा करके उनका इलाज कराया था। जनेश्वर जी एक बार राज्यसभा के उम्मीदवार थे, तो कुछ विधायक कम पड़ गए थे, उनका प्रबंधन हमारे जिम्मे उन्होंने दिया था। जनेश्वर जी का ये कहना था कि आपने संघर्ष नहीं किया, जनता का सीधा चुनाव नहीं लड़े, जीते या हारे, कभी जेल नहीं गए राजनीतिक कारणों से, तो आप क्या समाजवादी हैं?
तो मैं हंस के कहता था कि ना, मेरा समाजवाद से क्या मतलब, मैं समाजवादी नहीं मुलायमवादी हूं। और जो मैं आपको अभी साक्षात्कार में कह रहा हूं, यही मैंने जनेश्वर जी के लोकार्पण के अवसर पर हुए समारोह के मंच पर भी ये बात कही और इस बात को स्वीकारा कि जनेश्वर जी हमारे आलोचक थे। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो हमारा आलोचक हो वो छोटा आदमी हो। कई लोग जो हमें अपने परिवार का कहते थे, हमें देवर कहते थे, कोई छोटा भाई कहता था, उन्होंने आस्तीन के सांप की तरह व्यवहार किया। आप अमिताभ बच्चन की बात कर रहे हैं? किसी का नाम नहीं लेना चाहता। अनिल अंबानी की बात कर रहे हैं? किसी का नाम नहीं लेना चाहता। सुब्रत राय सहारा की बात कर रहे हैं? दुनिया जानती है, मैं किसी का नाम लेना चाहता। क्यों? लेकिन जनेश्वर जी अब कितना लूं, लोग कहेंगे कि अमर सिंह को और कोई काम नहीं है। निषेधात्मक टिप्पणी और राजनीति का एक समय होता है, और हमने लोगों के लिए क्या किया और बदले में लोगों ने मेरे लिए क्या किया, इसका एक ही उत्तर है कि गाय को आप डंडा मारिए वो दूध देती है, वह दूध सांप पीता है, पिलाने वाले को ही डस लेता है। तो इसलिए बोल के क्या फायदा, ये हिंदुस्तान के जन जन को पता है कि मैंने लोगों के लिए क्या किया और लोगों ने बदले में मेरे लिए क्या किया। अब बार बार उसको दोहराना तो ऐसा ही होगा ना, जो पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, ठाकुर घिस गए हम क्या जानी। तो अब बार बार इसको क्या घिसना, ये लोगों के मानस पटल पर हमारा उनके प्रति कर्तव्य, दायित्व का निर्वहन और उनकी कृतज्ञता, इसकी अमिट छाप देश की जनता पर पड़ चुकी है। क्या जया बच्चन आपके और मुलायम सिंह के बीच मध्यस्थ का काम कर रही थी हाल ही के दिनों में, और अगर कर रही थी तो उसमें बुराई क्या है? ऐसा जया बच्चन जी का गुलजार जी से, ऋषिकेश मुखर्जी जी से बहुत अच्छा संबंध था। या मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा से अमित जी का बड़ा संबंध है। तो मैंने तो उनके क्षेत्र में कभी जाके उंगली नहीं दी कि मैं आपकी फिल्मों का कथानक सुनूंगा, आप कौन सी भूमिका करेंगे। तो हमारे पारिवारिक मित्र वो लोग रहे, तो अगर मैंने उनके क्षेत्र में कभी अतिक्रमण नहीं किया तो उन्हें हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण करने का क्या अधिकार है। मुलायम सिंह को मैं जया बच्चन की वजह से नहीं जानता हूं, जया बच्चन का परिचय मुलायम सिंह जी से मेरी वजह से हुआ है। तो मैंने कल भी कहा था, फिर कह रहा हूं कि मेरे और मुलायम सिंह के रिश्ते में किसी दलाल की जरूरत नहीं है, पॉलिटिकल ब्रोकरेज की जरूरत नहीं है। चाहे दलाली की और पॉलिटिकल ब्रोकरेज की ये भूमिका चाहे जया बच्चन स्वयं निभाना चाहें, कम से कम मैं उन्हें इस भूमिका का पात्र नहीं मानता, न तो उनका स्तर समझता हूं, न इसकी पात्रता की योग्य समझता। आपने बड़ा कड़ा स्टेटमेंट दिया है जया बच्चन के लिए। नहीं, ये सच है। अब अगर कोई फिल्म से संबंधी मामला होगा उसमें मेरी पात्रता नहीं, उसमें मूक और बधिर का अभिनय जया बच्चन ने किया था ना, कोशिश में, मैंने नहीं किया था। अभिनय के मामले में मैं जया बच्चन की विलक्षणता को चुनौती नहीं दूंगा। हमारे राजनीतिक संबंध मुलायम सिंह से थे और उसका श्रेय जया बच्चन पर नहीं है। जया बच्चन को राज्यसभा में लाने का श्रेय, उनको मिलवाने का श्रेय ये अवश्य मुझे है। अभी अलग बात है कि लोग भूल जाते हैं, मानव का एक गुण कृतज्ञता है। वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कहा कि जिसका भला करोगे वही तुम्हारी बुराई करेगा। अमर सिंह जी, मुलायम सिंह जी की आपकी बड़ी प्राइवेट में बातचीत हुई, आप एक ही प्लेन से वापस आए, ऐसी खबरें हैं, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। और क्या मुलायम सिंह जी ये चाहते हैं कि आप पार्टी में वापस आ जाएं? इस प्रश्न का उत्तर आप मुलायम सिंह जी से लें। नहीं, हमारे पास ऐसी खबरें हैं कि मुलायम सिंह जी चाहते हैं कि आप पार्टी में वापस आ जाएं। हम खबरों पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। मुलायम सिंह जी ने सीधे मुझसे कोई बात नहीं की और हमारा और उनका एक ही जहाज से लौटना प्रायोजित नहीं था। हम हवाई अड्डे पर एकाएक वीआईपी रूम में मिल गए, उसके बाद हम लोगों ने अगल बगल की सीट कर ली। लेकिन आप विश्वास मानिए, मैं यह कोई प्रायोजित नहीं था कि हम एक ही जहाज से वापस आए ताकि हम बिना किसी टेलीफोन की घंटी के, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के गुणात्मक विधि से 1 घंटे तक हमारा विचारों का आदान प्रदान हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपके लखनऊ जाने पर सबसे तल्ख टिप्पणी रामगोपाल यादव जी की आई थी।
और रामगोपाल यादव जी ने कहा था कि आपको जनेश्वर मिश्र जो पार्क का उद्घाटन हुआ उसमें सिर्फ एक व्यक्ति दिख रहा है, वहां पर 10,000 लोग थे। ये सबसे तल्ख टिप्पणी थी आपके खिलाफ समाजवादी पार्टी। मैं रामगोपाल जी से बिल्कुल सहमत हूँ। सहमत हैं आप? बिल्कुल सहमत हूँ कि वो जनेश्वर जी की स्मृति का अवसर था और लोग जनेश्वर जी की बात कम, मेरी बात ज्यादा कर रहे थे। 9,999 लोगों की तस्वीर दिखानी चाहिए थी। रामगोपाल जी ने भी एक बड़ा कार्यक्रम किया था शाम को दिल्ली में, उसकी कवरेज करनी चाहिए थी। रामगोपाल जी पार्टी के नेता हैं, मुलायम सिंह जी के भाई हैं। मैं तो झंडू बाम हूं, मुझे पता नहीं दीपक जी आप और आपकी उसकी कवरेज करनी चाहिए थी। रामगोपाल जी पार्टी के नेता हैं, मुलायम सिंह जी के भाई हैं। मैं तो झंडू बाम हूं, मुझे पता नहीं दीपक जी आप और आपकी बिरादरी के लोग मुझे इतना क्यों मुझमें दिलचस्पी रहते हैं, मुझे दिखाते हैं। उससे मेरा भला कम, मेरी बुराई ज्यादा होती है। नहीं, आप एक पब्लिक फिगर हैं, अगर आप मुलायम सिंह के साथ मंच साझा कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक ब्रेकिंग न्यूज है, आपको नहीं लगता? उससे बड़े पब्लिक फिगर रामगोपाल है, मुलायम सिंह के भाई है, बड़े नेता है, और वो कार्यक्रम करें, आप ब्लैकआउट कर दें उसी दिन और हमारे कार्यक्रम को आप प्रदर्शित करें, और कार्यक्रम भी जनेश्वर मिश्रा का कार्यक्रम है, उसे आप अमर सिंह में बना दें, तो रामगोपाल जी ने तो कब बोला है, उन्हें मुझे गालियां देनी चाहिए। आजम खान का बयान आया है कि हम दोनों एक सांचे में नहीं ढल सकते या हम दोनों एक प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? आजम खान साहब बिल्कुल सच कह रहे हैं। सरहद पर मरने वाला सिपाही उनकी नजर में हिंदू या मुसलमान है। उनका बयान आया था कि कारगिल की लड़ाई में हिंदुस्तान की सरहदों पर मुसलमानों ने अपनी कुर्बानी दी। ये उनकी दुनिया है। मेरी दुनिया में कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर है हिंदुस्तानी। मैं अब्दुल हमीद को मुसलमान नहीं, अब्दुल हमीद को हिंदुस्तानी मानता हूँ। आजम खान साहब उनसे मुसलमान मानते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है, तो उनकी दुनिया और हमारी दुनिया अलग है। उन्होंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। मैं भाई आजम खान के बयान का विरोध नहीं करूंगा। आजम खान का एक अनसब्सटेंशिएटेड वीडियो सामने आया है जिसमें यूट्यूब पर जिसको लोड किया गया है, जिसमें उन्होंने मुलायम सिंह के लिए एक बहुत ही आपत्तिजनक शब्द हिजड़े का इस्तेमाल किया है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? मैंने भी मुलायम सिंह जी का बहुत विरोध किया है, लेकिन विरोध की भाषा मर्यादित रही। वह बेनी प्रसाद वर्मा और आजम खान की भाषा से दूर दूर तक उसका सामंजस्य नहीं रहा है। राजनीति में विरोध करना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि फिर कभी जब मुलाकात हो तो नजर मिलाने में नजर झुकाने की नौबत है। अमर सिंह जी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से आपके बहुत अच्छे संबंध थे। ये सुना जा रहा था कि नोएडा की सीट आपको मिलेगी, लेकिन नोएडा की सीट रमेश चंद्र तोमर को मिली। वो कमल में शामिल हो गए, उन्होंने हाथ का पंजा सीधे कमल में रख दिया और चुनाव से ठीक पहले वो पार्टी डिफेक्ट करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आपको टिकट नहीं मिला। क्या आप सोनिया गांधी और राहुल गांधी से आहत हैं? क्योंकि आपने सरकार बचाई थी मनमोहन सिंह की, ये सब जानते हैं, जेल तक जाना पड़ा था आपको। सोनिया गांधी जी ने व्यक्तिगत रूप पर, सोनिया गांधी जी और भाई राजनाथ सिंह जी ने एक जुडिशियल प्रोसेस था मेरे विरुद्ध, तो न्यायपालिका में हस्तक्षेप न तो सोनिया जी कर सकती थी और न तो राजनाथ सिंह जी कर सकते थे। लेकिन मैं राजनाथ सिंह जी और सोनिया गांधी, ये दो बड़े लोग, ये लोग हमारे परिवार के संपर्क में विषमता की स्थिति में थे, इसके लिए मैं उनका अनुग्रहित रहूंगा। मैंने जयप्रदा जी के लिए टिकट मांगा था मुरादाबाद से, सोनिया जी ने और राहुल जी ने भी दे दिया था, उसके लिए भी मैं उनका अनुग्रहित रहूंगा। लेकिन राहुल गांधी की टीम ने बड़ा अपमान किया। भंवर जतिंदर सिंह मेरे पास आए और कहे कि आप चुनाव लड़िए और निर्दलीय लड़िए, कांग्रेस समर्थन करेगी। और भंवर जतिंदर सिंह का ये कहना कि आप विवादित हैं, मैं समझता हूं ये राहुल गांधी का कहना है। मैं सोनिया गांधी से तो नहीं, लेकिन राहुल गांधी जी से आहत जरूर हूं। और मैं कोई तल्ख टिप्पणी भी करता, लेकिन मेरे हृदय में सोनिया गांधी जी के लिए सम्मान है। मैं राजनेता राहुल गांधी के तो चिट्ठे उड़ा सकता हूं, लेकिन सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी के विरुद्ध, सोनिया गांधी के प्रति जो मेरे मन में भाव है, उसके नाते चुप हूं। चलते चलते अमिताभ बच्चन के केबीसी का नया सीजन शुरू हो रहा है, आप क्या कहेंगे? शुभकामनाएं देंगे उनको? निश्चित रूप से शुभकामनाएं देंगे। वो एक अच्छे कलाकार हैं। एक अच्छा कलाकार अच्छा इंसान हो जरूरी नहीं होता।
और एक अच्छा इंसान अच्छा कलाकार हो जरूरी नहीं होता। कई बहुत अच्छे इंसान अच्छे कलाकार नहीं। अब कई अच्छे कलाकार हैं जो पर्दे पर बागबान की भूमिका निभाते हैं और पर्दे के बाहर बागबान फिल्म में खलनायक की भूमिका जीते हैं, लेकिन इससे उनकी गुणवत्ता कम नहीं होती। आप जो नहीं है आप वो दिखें, यही तो कलाकारी है। असल जीवन में बहुत मृदुल है, बहुत भयभीत रहने वाले व्यक्ति है, पर्दे पर एंग्री यंग मैन है। तो अमिताभ बच्चन कलाकार हैं, बड़े कलाकार हैं, जो नहीं है वो दिख सकते हैं और ऐसे दिख सकते हैं कि लोग मान भी लेते हैं कि ये वही हैं जो दिख रहे हैं। ऐसे बड़े महान कलाकार की गुणवत्ता को, कला को सत सत नमन प्रणाम और मेरी ढेरों शुभकामनाएं। मतलब वो रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में कलाकार हैं। निश्चित रूप से इसमें क्या बुराई है, निश्चित रूप से कलाकार है, कलाकार ही है। अमर सिंह जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो ये थे अमर सिंह जी जो बता रहे थे अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में, लेकिन उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी में फिलहाल उन्होंने जाने का कोई फैसला नहीं किया है।